Hello everyone. So this is the first class of NCERT class 6th Polity. तो आप इस क्लास को एंड तक देखें क्योंकि एंड में जो भी हमारी लर्निंग होगी उनसे हम मेंस के क्वेश्चन निकालेंगे, तो काफ़ी ध्यान से देखना। तो पहले मैं बता देता हूँ कि NCERT क्लास 6th 7th 8th या जो भी NCERTs हैं उनमें मैं फोकस करूँगा कि लर्निंग किस तरीके से होगी हमारी। तो लाइन टू लाइन रीड नहीं करना है, ठीक है? आपको एक बार पढ़ लेना है नोवेल की तरह, लेकिन मैं ये बताऊंगा इसमें क्या क्या लर्निंग है, क्योंकि ये काफी बेसिक है। तो इसमें जो लर्निंग्स हैं उन पे ही हम फोकस करेंगे ताकि हम जल्दी जल्दी इनको फिनिश कर पाए, ठीक है? तो ये यूनिट 1 है, पॉलिटी एनसीईआरटी की, पॉलिटी 6th एनसीईआरटी यूनिट 1, ठीक है? तो इसमें 2 चैप्टर आते हैं, तो हम ये पूरी यूनिट को डिस्कस करेंगे, दोनों चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे और उनसे जो भी हमारे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं उन पे डिस्कस करेंगे। फ्रीडम यूपीएससी ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर अपडेट्स। ये टेलीग्राम पे है ग्रुप, तो @freedom UPSC ग्रुप डालेंगे तो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो ये चैप्टर है, इसका नाम है डाइवर्सिटी, ठीक है? तो डाइवर्सिटी जब हम बात करते हैं तो इंडिया की डाइवर्सिटी की बात करेंगे हम इस चैप्टर में। तो ये जैसे एनसीईआरटी में नेशनल एंथम है, फिर ट्रांसलेशन है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं फॉर योर कॉमन नॉलेज। तो जब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी की तो हम लाइन टू लाइन रीड नहीं करेंगे, मैं क्लियरली बताता हूँ इसमें है क्या। इस चैप्टर में जैसे बता रखा है कि कई सारे बच्चे जो क्लास में पढ़ते हैं, जो 6th क्लास में पढ़ते हैं, तो उनको डाइवर्सिटी का कंसेप्ट समझ नहीं आता बेसिकली होता क्या है। तो डाइवर्सिटी का ये कंसेप्ट है दैट एवरी पर्सन इज डिफरेंट, हिज प्रेफरेंसेज आर डिफरेंट, हिज कल्चर इज डिफरेंट। तो यही इसमें समझाने की कोशिश करी गई है इस चैप्टर में, ठीक है? अब ये समझना यूपीएससी के लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि यूपीएससी काफी क्वेश्चन पूछ लेता है डाइवर्सिटी के, कि वी हैव कल्चरल डाइवर्सिटी वेदर इट इज गुड फॉर इंडिया एंड वी हैव नॉट। जैसे सेक्युलरिज्म पे क्वेश्चन आ गया था कि हमारा जो सेक्युलरिज्म है वो फेक सेक्युलरिज्म है, या कि हमारा जो अच्छा सेक्युलरिज्म है वेस्ट के साथ क्या डिफरेंस है। तो रिलीजियस डाइवर्सिटी का एक बेसिकली क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है? और इसमें डाइवर्सिटी के और भी सारे लाइक टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा यूज आता है हमारा डाइवर्सिटी का, ठीक है? कि मान लो ऐसे आ गया हमारा डेमोक्रेसी पे, तो डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है डाइवर्सिटी की, दैट एवरी वॉइस इज इंपॉर्टेंट एंड एवरी वॉइस हैज सर्टेन ओपिनियन। तो ये भी हमारी डाइवर्सिटी होगी बेसिकली, ठीक है? तो इसमें समझेंगे, तो इसमें समझाया है कि जैसे 3 ड्राइंग दी हुई है, तो बच्चों को ये समझाया है कि 3 जो ड्राइंग है वो हर बच्चा डिफरेंट ड्राइंग बना रहा है। तो इसका मतलब क्या है, हर बच्चे का दिमाग अलग है, ठीक है? और हर बच्चा अलग तरीके से सोचता है। फिर इसमें बात करी गई है कि जब हम फ्रेंड्स बनाते हैं, तो देखो कुछ हिंदी बोलते हैं, कुछ इंग्लिश बोलते हैं, और इंडिया में तो कितनी सारी लैंग्वेजेस हैं, 1600 के आसपास लैंग्वेजेस हैं जो आज भी बोली जाती है मदर टंग से, ठीक है? तो इसमें बोला गया है कि लैंग्वेज हमारी बहुत बड़ी डाइवर्सिटी है, कि एक बच्चा इंग्लिश, और ये स्टोरी के रूप में बताया हुआ है, आप इसको इस स्टोरी को एक बार नोवेल के तौर पे पढ़ सकते हो, ठीक है? इट्स इंटरेस्टिंग स्टोरी कि एक बच्चा हिंदी बोलता है कि इंग्लिश बोलता है, तो उनमें किस तरीके से बातचीत होती है, ठीक है? तो इसमें लैंग्वेज डाइवर्सिटी को यहाँ पे बताया गया। फिर दूसरी बात है कि 2 समीर मिलते हैं आपस में, एक समीर 1 है, एक समीर 2 है, ठीक है? अब समीर 1 जो है वो हिंदू है और समीर 2 है वो मुस्लिम है। तो ये मुस्लिम वाला इससे पूछता है समीर 1 से कि आपका नाम समीर कैसे है? तो वो कहता है हनुमान जी के फादर का नाम भी समीर था, कि वायु पुत्र है ना वो हनुमान, तो उस वहां से मेरा नाम पड़ा है। तो लेकिन समीर आपको देखा जाता है कि मुस्लिम नेम भी है, तो नाम एक ही है लेकिन अलग अलग उसकी जो है कल्चर्स में भी दर्शाया जाता है। तो ये सिंक्रेटिज्म इन कल्चर दर्शाता है, ठीक है? तो फिर ये देखा जाता है कि किस तरीके से रप्चर आता है कल्चर्स में, कि जैसे मेरठ में राइट्स हुए थे, तो उसके बाद मुस्लिम समीर बोलता है दैट ऑल माई पीपल आर इन मेरठ। तो इसमें तुम कह नहीं सकते कि एक जगह पे कोई रहता है तो वो हिंदू है या मुस्लिम है, क्योंकि दोनों ही मेरठ से बिलोंग करते हैं, ठीक है? तो इसी तरीके से दर्शाया गया है कि डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड शोज डाइवर्सिटी। तो क्या है ये? डाइवर्सिटी की डायमेंशन है, ठीक है? डाइवर्सिटी की डायमेंशन है ये। डाइवर्सिटी की क्या क्या डायमेंशन अभी तक आ चुकी है? एक तो लैंग्वेज डायमेंशन आ चुकी है, ठीक है, उसको समझ लिया आपने। फिर एक रिलीजन आ चुकी है डायमेंशन डाइवर्सिटी की, ठीक है? फिर और क्या है इसमें कि एक समीर जो है वो स्कूल में जाता है और दूसरा समीर जो है वो न्यूज़पेपर बेच रहा है। तो आप ये देखो कि दोनों में एक डाइवर्सिटी है, वो क्या है? क्लास डाइवर्सिटी, कि एक अमीर है एक गरीब है, एक को एजुकेशन मिल रही है एक को नहीं मिल रही है। तो डाइवर्सिटी से हमारा डिफरेंशिएशन भी आ गया कि देखो किस तरीके से इनइक्वलिटी भी
होती है थ्रू डाइवर्सिटी, ठीक है। तो डिफरेंट इकोनॉमिक बैकग्राउंड, तो डाइवर्सिटी का हमने लैंग्वेज पढ़ा था, रिलीजन पढ़ा था, अब इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे भी डाइवर्सिटी आती है हमारी, ठीक है। एवरीवन इज नॉट सेम इकोनॉमिकली। फिर जैसे यहाँ पे बता रखा है, इनइक्वालिटी कम्स अबाउट व्हेन ए पर्सन डज नॉट हैव रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्संस, ठीक है। फिर इसके बाद बात करी गई है कास्ट डाइवर्सिटी की, ठीक है। कास्ट डाइवर्सिटी में क्या है कि जैसे 4 वर्णा थे, तो 4 वर्णा में भी कई कई जाति हैं, जैसे ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, फिर वैश्य हो गया, फिर शूद्रा हो गया, ठीक है। तो इनमें भी कई सारी जो है जाति हैं, तो इनके बीच में भी काफी डिफरेंस होता है, ठीक है। ब्राह्मण्स में भी कई तरह के ब्राह्मण मिलेंगे, क्षत्रिय में भी कई तरह के मिलेंगे, और जो वैश्य हैं उसमें भी कई तरह के मिलेंगे, ठीक है। और ये जो है, ये पहले वर्क बेस था, बाद में बर्थ बेस हो गया, ठीक है। तो ये डाइवर्सिटी अभी भी दर्शाई गई है कि क्योंकि ये बर्थ बेस्ड है, तो इसकी वजह से भी कल्चरल काफी ज्यादा डाइवर्सिटी आ जाती है, कि जैसे किसी के पेरेंट्स हैं वो पॉटर्स हैं, तो उनके बच्चे भी पॉटर का ही काम सीखते हैं, तो धीरे धीरे ये एक तरीके से बाई बर्थ भी कंसीडर होने लगा, पहले वर्क बेसिस पे था। फिर ये बोला गया कि यहाँ पर कि किस तरीके से डाइवर्सिटी तुम्हारी लाइफ में ऐड करती है, डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट ही क्यों है। पहले हमने डायमेंशंस देखी, फिर अब ये बोल रहे हैं कि डाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, कि डाइवर्सिटी हमें देती है कि यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स, कि अलग अलग तरीके के आप फूड खाते हो, ठीक है। अलग अलग तरीके के फेस्टिवल्स आप एंजॉय करते हो, अलग अलग तरीके के कपड़े पहनते हो, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हो, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव जानने को मिलता है, ठीक है। अगर आप एक ही चीज खाते रहोगे या एक ही तरह के कपड़े पहनते रहोगे, तो उससे क्या होगा कि उससे आपकी लाइफ में कुछ भी कल्चरल एनरिचमेंट नहीं हो रहा है। तो इसलिए डाइवर्सिटी को बहुत ज्यादा जरूरी बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये बताया गया पर्सपेक्टिव की डाइवर्सिटी भी होती है, कि किसी को स्टोरीज पसंद है लव एंड ऑनर की, किसी को स्टोरी पसंद है एडवेंचर की। तो आज की डेट में भी आप देख सकते हो, जैसे यूट्यूब पे कितनी ज्यादा कम्युनिटी है, कोई एजुकेटर है, ठीक है, कोई ट्रैवलर है, ठीक है। अब जिसको जो पसंद है वो कर रहा है, तो ये फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन के ऊपर आ जाता है, तो ये भी डाइवर्सिटी का एक पार्ट है, फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे समराइज किया गया है कि वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, वी eat different kind of foods, we enjoy different kind of festival, we practice different religions, ठीक है। तो ये डाइवर्सिटी हो गई। तो क्या हम अलग हैं, मतलब डाइवर्सिटी क्या हमें हर आदमी को एक अलग व्यू देती है? यस, डाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट, बट एट द एंड वी आर यूनिटी, लाइक वी आर यूनिफाइड पीपल, ठीक है, एज एन इंडियन। तो इसमें बस यही डेफिनेशन बताई गई है कि किस तरीके से डाइवर्सिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बताया गया डायमेंशंस ऑफ डाइवर्सिटी। जैसे हमने देखा कि हिस्टोरिकल फैक्टर्स थे, हिस्टोरिकल फैक्टर्स मतलब कि किसी कोई कहीं पे जन्मा है, बर्थ फैक्टर हो गया, ठीक है। फिर जो हिस्टोरिकल कल्चर हमारा जैसे चला आ रहा है बेस्ड ऑन रिलीजन लैंग्वेज, तो उसके हिसाब से है। तो दूसरा एक फैक्टर है जोग्राफिकल फैक्टर, ठीक है। जोग्राफिकल फैक्टर भी हमारे एक डाइवर्सिटी का फैक्टर यहाँ पे बताया गया है, कि आप किस एरिया में और किस क्लाइमेटिक कंडीशंस में आप पैदा होते हैं, वहां से भी डाइवर्सिटी आती है। जैसे कि यहाँ 2 एग्जांपल दिए गए हैं, ठीक है, कि लद्दाख का एग्जाम्पल दिया गया है, और दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे केरला का। तो इन दोनों में डिफरेंस किया गया है कि किस तरीके से ये दोनों कल्चर्स अलग हैं और किस तरीके से ये दोनों कल्चर्स सेम है बेसिकली, ठीक है। अब लद्दाख में क्या होता है, काफी सूखा इलाका है और पहाड़ी इलाका है और ठंडा इलाका है, ठीक है। लेकिन केरला में क्या है, केरला में थोड़ा गीला इलाका है, बारिश पड़ती है, ठीक है, और काफी ज्यादा हरा भरा इलाका है, सूखा इलाका नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे गर्मी पड़ती है, ठीक है। तो हर तरीके से ये दोनों केरला और लद्दाख अलग है। तो इसमें जैसे लद्दाख के बारे में बताया गया है कि ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन मेल्टिंग स्नो, कि पानी के लिए जो है मेल्टिंग स्नो पे डिपेंडेंट है, वहाँ बारिश नहीं पड़ती है, ठीक है। तो वहाँ पे किस तरीके का कल्चर डेवलप हुआ बिकॉज ऑफ दैट ज्योग्राफी, कि वहाँ पे शीप रियरिंग गोड्स रियरिंग कल्चर है। तो यहाँ पे एक टर्म है पश्मीना वूल, तो पश्मीना वूल आप याद रखें कि ये पश्मीना वूल जो है हमारी जो शीप्स हैं ठंडे रीजन की, उनसे निकाली जाती है, ठीक है, और उनसे शॉल बनती है। तो ये कश्मीर की काफी फेमस शॉल है और इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। तो ये लद्दाख और कश्मीर में मिलती है, ठीक है। और वहाँ पे जो डाइट है, फूड हैबिट्स है, तो वो भी कल्चर के हिसाब से है, कि वहाँ पे मिल्क प्रोडक्ट चीज बटर काफी ज्यादा खाया जाता है, ठीक है। लेकिन केरला में क्या खाया जाता है, स्पाइसेस बहुत ज्यादा मिलती है वहाँ पे, तो स्पाइसेस के आपको फूड आइटम्स बहुत ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो तिब्बत में बुद्धिज्म फैला है वो लद्दाख से जाके फैला है, क्योंकि इंडिया से गया था तो लद्दाख से गया था, और वो सिल्क रूट पे करता है। जैसे बुद्धिज्म रीच तिब्बत वाया लद्दाख, लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। अब ये अगर क्वेश्चन आ गया कि लिटिल तिब्बत जो है वो क्या है, वो लद्दाख को बोलते हैं हम, ठीक है। अब इसमें इस्लाम के बारे में बताया गया कि
लद्दाख में भी हमारा जो कारगिल रीजन है वहां पे इस्लाम का वर्चस्व है, तो इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस इन दिस रीजन मोर देन 400 ईयर्स अगो, तो 400 साल पहले इस्लाम इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो वहां पे ओरल ट्रेडिशन है सॉन्ग्स एंड पोइम्स की, कि जैसे तिब्बतन एपिक जो है नेशनल एपिक, जैसे केसर सागा, अब ये केसर सागा आपके कल्चर में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी पढ़ना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये छोटी छोटी जो टर्म्स है ना, ये यूपीएससी डायरेक्टली पूछ लेता है। अब ये कॉमन बुक्स में शायद कवर हो ना हो, लेकिन अगर आपको 100 पॉइंट्स दे रखे हैं उसमें एक केसर सगा हो तो आप इतना नोटिस नहीं करोगे, लेकिन एनसीईआरटी में दे रखा है तो वो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको ये देखना है। तो ये केसर सगा क्या है, ये लोकल ट्रेडिशन है, तिब्बतन ट्रेडिशन है, वहां पे नेशनल एपिक बताई जाती है। ठीक है, अब आप ये देखो, ये केसर सगा सिर्फ बुद्धिस्ट से या हिंदू से या मुस्लिम से नहीं है, सारे लोग जो भी वहां पे रहते हैं उस लोकेलिटी में, सब लोग इस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, केसर सागा को। ठीक है, अब केरला का बताया गया है कि जैसे हमने लद्दाख का पढ़ लिया, तो केरला में बताया गया है कि स्पाइसेस, पेपर, क्लोव्स, कार्डेमम्स यहाँ पे ग्रो होती हैं। और यहाँ पे देखो केरला में कि सारे तरह के कल्चर है, वहां पे जूइश भी मिलेंगे केरला में आपको, वहां पे अरब्स भी मिलेंगे, मतलब अरब से हमारा मुस्लिम कल्चर आया। ठीक है, फिर वहां पे क्रिश्चियनिटी कल्चर भी है। क्रिश्चियनिटी कैसे है, सेंट थॉमस जो थे एपोस्टल ऑफ क्राइस्ट, उन्होंने विजिट किया था केरला में 2000 साल पहले, मतलब जब क्रिश्चियनिटी जन्मी जन्मी थी, जब से ही केरला में क्रिश्चियनिटी है। ठीक है, फिर अरब ट्रेडर्स जब आए, जैसे इब्ने बतूता ने बताया था, इब्ने बतूता भी केरला में आया था। फिर उसके बाद जो है हमारी क्रिश्चियनिटी वापस से रिसर्जेंस हुई, वास्को डी गामा जब आया था, पोर्चुगीज ट्रेवलर जो था, फिर वहां पर उसने पोर्चुगीज फैक्ट्री स्थापित करी थी। ठीक है, तो केरला में आप देखोगे ना कि नियरली 35-40% हिंदूज हैं। ठीक है, 25-30% अपने मुस्लिम्स हैं, 25-30% हमारे क्रिश्चियंस हैं। ठीक है, और 2-3% हमारे जूस हैं, और भी कम होंगे जूस तो। ठीक है, तो हर तरह की कम्युनिटी मिलती है केरला में, तो कल्चरल डाइवर्सिटी देखो कि केरला में भी है, और कल्चरल डाइवर्सिटी आपको लद्दाख में भी मिलेगी। ठीक है, लेकिन कल्चर्स दोनों के फिर भी अलग है। ठीक है, मतलब रिलीजियस डाइवर्सिटी मिलेगी दोनों में। अब यहाँ पे बोला गया है कि वहां पे जो केरला में फिशिंग नेट्स हमारी इस्तेमाल होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, चेना चट्टी। चेना चट्टी कैसे बोलते हैं, क्योंकि चाइनीज से इंपोर्ट होती थी वो फिशिंग नेट्स, तो उनको चेना चट्टी बोलते हैं। ठीक है, अब ये टर्म आ सकती है आपकी कि ये चेना चट्टी क्या चीज है, तो फिशिंग नेट्स को केरला में यूज किया जाता है। ठीक है, और पीपल यहाँ के क्या ईट करते हैं, राइस, फिश, वेजिटेबल्स ईट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे यहाँ मिलती है। लद्दाख में आप जाओगे तो फिश नहीं मिलेगी आपको, राइस नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, वेजिटेबल्स नहीं मिलेगी, तो वहां पे मोस्टली लोग मीट एंड डेयरी पे डिपेंडेंट हैं, बिकॉज ऑफ देयर ज्योग्राफिकल लोकेशन। अब ये देखो कि बोथ रीजन, केरला और लद्दाख में इसने कॉन्ट्रास्ट किया है, तो अब सिमिलैरिटी बताइए। बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेवलर्स एंड ट्रेडर्स। ठीक है, तो दोनों को चाइनीज अरब ट्रेडर्स ने इन्फ्लुएंस किया है। ठीक है, फिर ये बताया कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, कि चलो हम डाइवर्स हैं लेकिन हमारे पास यूनिटी भी है, तो वो हमारी स्ट्रेंथ है। ठीक है, क्योंकि डाइवर्सिटी से ही हमारी वो एनरिचमेंट आती है कल्चर में, हमारे विचारों में एनरिचमेंट आती है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव जानने को मिलता है, टॉलरेंस डेवलप होती है, तो ये सब चीजें हमारी डाइवर्सिटी से ही मिलती हैं, तो ये हमारी एक स्ट्रेंथ है, इट्स नॉट ए वीकनेस फॉर अस। ठीक है, अब ये देखो इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ था, इसने बताया कि इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ था उसमें सारी की सारी जो जितने भी कल्चर्स रिलीजन्स थे उन्होंने इक्वली पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, हम उस पर नहीं जाएंगे कि बाद में जो मुस्लिम लीग ने सेपरेट नेशन की डिमांड करी थी, लेकिन आप देखो कि क्लास, हर क्लास का पीपल, मतलब इकोनॉमिक बैकग्राउंड का पीपल ने पार्टिसिपेट किया था, हर रिलीजन ने पार्टिसिपेट किया था, हर कास्ट ने पार्टिसिपेट किया था, हर लैंग्वेजेस के पीपल ने पार्टिसिपेट किया था, जब तो एक यूनिटी हमारी एक कंट्री बनी है कि सबने एक साथ मिलकर पार्टिसिपेट किया था। अगर मान लो कि सब अलग अलग लड़ते ब्रिटिशर्स से, तो ब्रिटिशर्स नहीं जाते और डिवाइड एंड रूल अभी तक खेलते रहते। ठीक है, तो ये हमें जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो भी सब हमने किया नॉन वायलेंस से। ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैन एंड वुमन, हिंदू, सिख्स, मुस्लिम, रिच, पुअर, सब ने लाइक एक साथ मिलके ब्रिटिशर्स के साथ लड़ाई करी थी। तो ये इस तरह की जो लैंग्वेज है ना, ये आप जो है ऐसे में यूज करें, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, और ऐसे में इसी तरह की लैंग्वेज जो है रिवॉर्ड करी जाती है, काफी डिफिकल्ट टाइप की और शोबाजी उन्हें नहीं पसंद है, तो ऐसी सिंपल लैंग्वेज में भी आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये बताया गया कि जैसे अपने जो सॉन्ग्स एंड सिंबल्स हैं उसमें भी देखो डाइवर्सिटी कितनी ज्यादा दर्शाई जाती है। जैसे कि हमारा नेशनल फ्लैग हो गया, जैसे कि हमारा नेशनल एंथम हो गया, एंथम में आप देखो हर जगह का नाम लिया जाता है, हर डाइवर्सिटी की बात करी जाती है। ठीक है, नेशनल सॉन्ग जो वंदे मातरम है उसमें भी हर तरीके की डाइवर्सिटी की बात करी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक फैक्ट दिया है कि नेशनल एंथम कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ यूनिटी ऑफ इंडिया, तो आप इसको देखें।
अब एक चीज जवाहरलाल नेहरू ने अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बोला था, अब ये कोटेशन है, आप इस कोटेशन को डायरेक्टली जो है अपने ऐसे में यूज कर सकते हैं कि इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम आउटसाइड बट रेदर इट वाज समथिंग डीपर, and within its fold the widest tolerance of belief customs were practiced and every variety acknowledged and even encouraged। तो यहाँ पे हर तरह के रिलीजन कस्टम कल्चर को एनकरेज किया जाता है, टॉलरेट ही नहीं किया जाता है, एनकरेज भी किया जाता है। तो जैसे कि हमारा जो सेक्युलरिज्म है, ठीक है, इंडियन सेक्युलरिज्म है, उसमें इक्विडिस्टेंस है, ठीक है, कि किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगी, इक्विडिस्टेंस ऑफ कल्चर्स एंड रिलीजन है, ठीक है, इसमें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये हमारा कहाँ से आया है? ये जवाहरलाल नेहरू की सोच से आया है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चंस आते हैं, इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे, क्या आप इसके बाद इन क्वेश्चंस को आंसर कर पाते हैं? जैसे डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विद दिस रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड्स टू योर लाइफ? तो आप इसमें एक्सप्लेन करेंगे लाइक 250 वर्ड्स में किस तरीके से इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो आपकी लाइफ को एनरिच कर रही है। तो आप इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, कल्चर में जितने भी पार्ट आते हैं, जैसे हमने जो पढ़े हैं, ज्योग्राफिकल लोकेशन हो गया, रिलीजन हो गया, कास्ट हो गई, ठीक है, फिर आप इसमें फूड हैबिट्स डाल सकते हैं, इसमें क्लोथिंग हैबिट्स डाल सकते हैं, और इसमें आप जो है फेस्टिवल्स डाल सकते हैं। तो इतनी सारी चीजें आप डाल सकते हैं इसमें और हर को एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसका हर एक का एक एग्जांपल भी दे सकते हैं। कितना इजी हो गया इस क्वेश्चन को आंसर करना जस्ट बाई लुकिंग एट दिस चैप्टर। अदरवाइज आपके दिमाग में इतने थॉट्स नहीं आते बिना इस चैप्टर को पढ़े हुए। अब ये कह रहा है, डू यू थिंक द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज एन अप्रोप्रिएट टर्म्स टू डिस्क्राइब इंडिया? डू यू थिंक? तो आप बोलेंगे यस, अभी नहीं बोलेंगे, पहले आपको जो है इसको एक्सप्लेन करना है कि कैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी है इंडिया में, उसके बाद इसको जो है आप अपना ओपिनियन देंगे कि यस। व्हाट डू यू थिंक नेहरू इज ट्राइंग टू से दैट अबाउट इंडियन यूनिटी इन द सेंटेंस कोटेड फ्रॉम द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? मतलब यही बताया कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया में बताया था यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है, और यूनिटी इन डाइवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू की बुक से ही ये वर्ड आया है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ठीक है, और इनका आप आंसर इजीली कर पाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। तो हम देख लेते हैं इसका आंसर कैसे देना है। जैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी हॉलमार्क ऑफ इंडिया, मैंने ये टेक्स्ट प्रिपेयर किया है, इसमें आप लिख सकते हैं कि इंडिया रिच ट्रेवल, जैसे इंट्रोडक्शन अगर लिखेंगे, अगर मीन्स का आंसर लिखते हैं कि ट्रेपेस्टी इज वोमन विद थ्रेड्स ऑफ डाइवर्स रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर, एथनिसिटीज, ठीक है, विद वेरी डाइवर्सिटी हाउएवर प्रेजेंट्स बोथ चैलेंजेस एंड स्ट्रेंथ। अब चैलेंजेस की बात जो है डाइवर्सिटी के साथ क्या आती है वो हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, इसके डाइवर्सिटी वाले, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन एंड डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। क्योंकि डाइवर्सिटी से क्या होता है, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है, तो कई लोग तो नए पर्सपेक्टिव को जो है अप्रिशिएट करते हैं, कुछ उससे लर्न करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई लोग जो इनसिक्योर होते हैं वो सामने वाले जो कल्चर है और जो सामने वाला रिलीजन है उससे भय खाते हैं, उससे डर लगता है उनको, या फिर उससे जो है ना एक अनईजीनेस आती है। तो ये दो पर्सपेक्टिव है, तो हमें ये बताया गया है कि अनईजी नहीं होना है, उनके बारे में कल्चर्स को लर्न करके, उनके बारे में जान के, उनके प्रति अप्रिशिएटिव होने की हमें ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि लेकिन फिर भी ये वाइब्रेंट नेशनल आइडेंटिटी हमारी एक सिक्योर करता है, ठीक है। तो जैसे मैनिफेस्टेशन ऑफ डाइवर्सिटी है, अब जैसे हमने पढ़ा था इस चैप्टर में, तो ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं जैसे ज्योग्राफिकल, रिलीजन, लिंग्विस्टिक, ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी, कास्ट सिस्टम। तो आप इसमें एक एग्जांपल जोड़ सकते हैं, कुछ फैक्ट्स जोड़ सकते हैं, जैसे कि रिलीजियस डाइवर्सिटी में आप बोलेंगे कि देखो कितने हमारे हिंदू हैं, कितने मुस्लिम हैं, कितने जो हैं क्रिश्चियंस हैं, कितने सिख्स हैं हमारे, ठीक है, तो इसके फैक्ट्स दे सकते हैं। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी आप बोल सकते हो फ्रॉम हिमालयाज टू कन्याकुमारी, ठीक है, फ्रॉम दिस कल्चर टू दैट कल्चर। तो आप इस तरीके के एग्जांपल लिख सकते हैं। ज्योग्राफिकल जैसे डेजर्ट हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, ये सब हैं। फिर कास्ट सिस्टम पे आप लिख सकते हो कि हायरार्की है और डिफरेंट ट्रेडिशंस हमारे फॉलो होते हैं डिफरेंट कास्ट में, ठीक है। तो रिलीजन और मैरिजेस पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें ये बोला गया है कि फैक्टर्स कौन कौन से प्रमोट करते हैं हमारे डाइवर्सिटी को, जैसे शेयर्ड हिस्ट्री एंड सिविलाइजेशन, हमारी सबकी हिस्ट्री सेम है, हमारी सबकी सिविलाइजेशन सेम है, मिलीनिया ओल्ड सिविलाइजेशन है, आईवीसी से चलती आ रही है, ठीक है। तो ये हमारी शेयर्ड हिस्ट्री है जो हमें एक बनाती है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड, हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें एक बनाता है। फिर हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं, हर फेस्टिवल को हर कम्युनिटी फॉलो करती है, तो ये हमें एक बनाता है, ठीक है। एक सिंक्रेटिज्म है, जैसे हमने उसमें एग्जांपल लिया था कि नाम का सिंक्रेटिज्म, ठीक है, लैंग्वेज का सिंक्रेटिज्म। तो अभी भी तमिल में संस्कृत वर्ड्स हैं, तमिल के कई सारे वर्ड्स जो है अदर लैंग्वेजेस में, मलयालम में, तेलुगु में यूज होते हैं। तो इस तरीके के आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। हमारी सेक्युलर आइडेंटिटी है कि ऑल्दो वी फॉलो religion in our private life, but when we go out we are like all equal in nature and we respect all other religions, ठीक है। तो इस तरीके से सेक्युलर आइडेंटिटी है। चैलेंजेस जो है
वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे रीजनलिज्म एक चैलेंज है, ठीक है, तो सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज हो जाती है रीजनलिज्म कि हम अलग हैं, हमें दूसरों के साथ नहीं रहना। भाई क्यों नहीं रहना, समझो, जानो, लर्न करो उनसे, ठीक है। तो ये एक रीजनलिज्म का कंसेप्ट है। फिर सोशो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है कि जैसे देखा था, एक समीर अमीर है वो स्कूल जाता है, एक समीर गरीब है वो अखबार बेचता है, ठीक है। तो ये डिस्पैरिटी है, इससे डिसकंटेंट आता है, डिस्कॉर्ड आता है, ठीक है, कि रिच पुअर की टेंशन बन जाती हैं। ऊपर से मार्क्सिस्ट जो टेंडेंसी है वो तो यही कहती है कि रिच जो है वो पुअर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है, और पुअर का जो है शोषण कर रहे हैं। तो इससे भी हमारी जो है नेगेटिव थिंकिंग बन जाती है कहीं ना कहीं, ठीक है। फिर डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, जो एक रिलीजन को, एक कास्ट को दूसरे रिलीजन कास्ट से दर्शाती है। वो कहती है कि एक कास्ट दूसरी कास्ट को तबाह कर रही है, फिर वो कहते हैं दूसरी कास्ट एक कास्ट की जो है अपॉर्चुनिटीज ले रही है। इस तरीके से डिवाइसिव पॉलिटिक्स भी एक रोल प्ले करती है इसको बर्बाद करने में। फिर कम्युनलिज्म कि रिलीजन बेसिस पे ये देखना कि दूसरे रिलीजन की प्रैक्टिस हम फॉलो नहीं करेंगे। जैसे कि आई हैव सीन मैनी पीपल हु डजंट गो टू टेम्पल्स व्हिच आर फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन। सिमिलरली अपोजिट साइड भी होता है कि कई जो कट्टर एक रिलीजन को फॉलो करते हैं वो दूसरे रिलीजन के जो है प्लेसेस पे जाते नहीं है, ठीक है। कहीं पे तो बैन भी लगा दिया जाता है क्योंकि मिस हैपनिंग्स होती हैं रिलीजियस प्लेसेस पे। तो ये सब इसलिए होता है क्योंकि लोगों ने छठी क्लास का पहला चैप्टर पढ़ा नहीं है। आपने पढ़ लिया तो ये काम नहीं करना है, ठीक है। आप कहीं भी जाएं, चर्च में जाएं, गुरुद्वारे में जाएं, ठीक है, मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, तो प्रॉपर रेस्पेक्ट आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। ऑल्दो आप अपनी प्राइवेट लाइफ में प्रॉपर डेडिकेशन से अपना रिलीजन भी फॉलो कर सकते हैं एट द सेम टाइम। फिर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन कई लोगों को पसंद होता है, ठीक है, कि हम केरलाइट हैं तो केरला में ही रहेंगे, कि हम जो यूपी वाले हैं हम यूपी में ही रहेंगे, हम महाराष्ट्र में जाके काम नहीं करेंगे। या महाराष्ट्रियन है वो कहते हैं कि यूपी वाले हमारे पास क्यों आ रहे हैं, हमें निकालो। तो ये सब ज्योग्राफिकल आइसोलेशन की वजह से होता है, तो इसको भी हमें तोड़ने की जरूरत है। मान लो एक महाराष्ट्रियन है, उसका आईआईटी दिल्ली में एडमिशन हो जाता है, तो वो क्या दिल्ली नहीं आएगा? उसका आईएम लखनऊ में एडमिशन हो जाता है तो वो बड़े प्यार से लखनऊ आता है। लेकिन फिर भी वो यूपी वाले को कैसे हेट कर सकता है, वो आईएम लखनऊ आता है। सिमिलरली आईआईटी मुंबई में कितने यूपी वाले हैं, ठीक है। तो ये हमें सोचने की जरूरत है कि इस चीजों से, छोटी छोटी चीजों से हमारा माइंड इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। और यूपीएससी में ये लर्निंग काफी काम आती है। आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, सो यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन, क्योंकि कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है और आपको वहीं के पीपल को सर्व करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपका ये माइंडसेट है कि कम्युनल माइंडसेट है या फिर कल्चरल माइंडसेट है, ठीक है, या फिर आपका जो है रीजनल माइंडसेट है, तो उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है। कंक्लूजन में हम यही लिखेंगे कि इंडियन यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज अ वर्क इन प्रोग्रेस, कि अभी भी पूरी तरीके से हम नहीं इसको अचीव कर पाए हैं, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस है, ठीक है। तो हमें कैसे अचीव करना है? बाई प्रोमोटिंग सोशल हार्मनी, फोस्टिंग इंक्लूसिव डेवलपमेंट, अपहोल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। तो ये सब हमें जरूरी है, कुछ चीजें इनको करने के बाद हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें आंसर मिलता है इस चीज का। अभी तक आपने चैनल देखा है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो मैं ये क्लास ले रहा हूँ इस क्लास के मेरे को 15,000 रुपए मिलते हैं वाजीराब में, ठीक है। तो लेकिन मैं ये फ्री में दे रहा हूँ और मैं पूरे साल देता रहूंगा, तो प्लीज शो सम रेस्पेक्ट, ठीक है। फिर डिफरेंस एंड प्रेजुडिस, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, कि डाइवर्सिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन आती क्यों है। पहले तो हम थोड़ा डाइवर्सिटी का कंसेप्ट देखेंगे कि प्रेजुडिस कैसे जनरेट होती है। हमारी 8 मेजर रिलीजन है, हमारे जितने भी दुनिया में रिलीजन है सारे के सारे इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया ऐसे में लिखने वाला, ठीक है। और एवरी सिंगल वन ऑफ देम प्रैक्टिस इन इंडिया, और वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस। तो ये ऐसे में डायरेक्टली डाल लो कि मदर टंग है हमारी 1600 लैंग्वेजेस। और क्यों होता है डिफरेंशिएशन, प्रेजुडिस? देखो मैं बताता हूँ इसकी साइकिल क्या होती है, कि डाइवर्सिटी से क्या होता है, प्रेजुडिस आती है। ये आपको एथिक्स में देखने को मिलेगा। प्रेजुडिस से क्या आता है? स्टीरियोटाइप आता है। स्टीरियोटाइप से क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन आता है। तो ये वाला जो कंसेप्ट है ना प्रेजुडिस, जब भी हमें प्रेजुडिस आए यहीं पे अलर्ट हो जाना है। हमारे माइंड में अगर प्रेजुडिस आती है तो वहीं पे अलर्ट हो जाना है, कि अगर हमें दिखता है कूड़े वाला वो कूड़ा उठा रहा है, तो हमारे माइंड में एक प्रेजुडिस आ सकती है अगर हम छोटे हैं, कि वो कहीं हमारा सामान ना लेके चला जाए जो भी बाहर पड़ा हुआ है घर के बाहर लॉबी में, ठीक है। ये प्रेजुडिस आती है। हो सकता है वो चोर ना हो, लेकिन हमें प्रेजुडिस आती है। तो हमें वहीं अलर्ट करना है कि एवरीवन इज नॉट द सेम, ठीक है। वो आदमी एक अच्छा हो सकता है, मेहनत करके कमा रहा है वो अपना, ठीक है, जितना भी अपना पेट पाल रहा है, अपनी फैमिली का पेट पाल रहा है। सो वी कैन नॉट जज देम बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस, ठीक है। तो जहां भी हमें प्रेजुडिस आती है वहीं पे हमें स्टॉप हो जाना है, उसको स्टीरियोटाइप में कन्वर्ट नहीं होने देना है। लेकिन आप ये देखो कि अगर बहुत ही गलत हो रहा है, ठीक है, बहुत ही गलत हो रहा है और एक कम्युनिटी
या फिर एक पार्ट ऑफ रीजन में कहीं भी गलत हो रहा है और वो बहुत ज्यादा उसमें ये है, तो वहां पे स्टीरियोटाइप जस्टिफाइड है, ठीक है। लेकिन ये बहुत रेयर केस में होता है, हमें एक इंडिविजुअल जज करना चाहिए, ठीक है, रेयर केसेस में होता है। और वो भी इंटॉलरेंस की वजह से आता है, कि अगर एक कम्युनिटी इंटॉलरेंट है तो दूसरी कम्युनिटी का इंटॉलरेंस तुम जो है उसे क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको स्टीरियोटाइप का भी देखना है कि स्टीरियोटाइप बन क्यों रहे हैं, उसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। और उसको ब्रेक करना भी बहुत जरूरी है। एक बार स्टीरियोटाइप बन गया तो आप ये देखो कि उसको ब्रेक कौन कर रहा है। अगर मेजोरिटी ऑफ द पीपल उसको ब्रेक कर रहे हैं ना, स्टीरियोटाइप को, देन दैट फैलेसी इज रॉन्ग। जो भी हमने बोला है वो एक फैलेसी है, रॉन्ग फैलेसी है वो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखना है, इसको समझने की कोशिश है, ठीक है। एक मतलब वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं लेके चलनी है, लेकिन हमें सोचना है इस बारे में। ठीक है, अब जैसे इसमें बताया गया है कि रूरल और अर्बन पीपल में जैसे क्या स्टीरियोटाइप होती है, कि अर्बन पीपल क्या मानते हैं कि रूरल पीपल जो है वो उन्हें तो फ्रीबीज चाहिए बस, ठीक है। और वो जो है हार्ड वर्किंग नहीं होते, उनको नॉलेज नहीं आती, स्किल नहीं आती, वो जो है एलीट नहीं रह सकते, गंदे रहते हैं। इस तरीके से सोच सकते हैं अर्बन पीपल रूरल पीपल के बारे में। रूरल पीपल क्या सोचता है अर्बन पीपल के बारे में, दे तो मनी माइंडेड है, शोषण करते हैं, ठीक है, पैसे जेब से निकलते नहीं है, काम सारा करा लेते हैं। तो इस तरीके से सोच सकते हैं दोनों लोग, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेजुडिस आ जाती है और स्टीरियोटाइप हमारा डेवलप हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे रूरल पीपल बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, वो 12-15 घंटे अपना फील्ड में देते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड में देते हैं। सिमिलरली अर्बन पीपल भी हार्ड वर्किंग होते हैं, दे टेक ऑल द स्ट्रेस टू बिल्ड इकोनॉमी, ठीक है। अर्बन डेवलपमेंट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, आईटी सेक्टर है, हमारे कितने सारे सेक्टर हैं, तो अर्बन पीपल उसमें काम करते हैं और इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं। तो दोनों ही अपने अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो हमें ये सोचने की जरूरत है, ये इसमें चैप्टर में बताया गया है। अब प्रेजुडिस क्या बताया गया है, टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम इंफीरियर, कि नेगेटिवली जज करना एक प्रेजुडिस है। अगर किसी को आप पॉजिटिवली जज कर रहे हो तो वो प्रेजुडिस नहीं कहलाती है, ठीक है, वो एक एप्रिसिएशन कहलाता है, एक ग्रोथ माइंडसेट कहलाता है, ठीक है। लेकिन प्रेजुडिस मतलब नेगेटिवली आप जज कर रहे हो, तो वो है कि जैसे इफ वी थिंक इंग्लिश इज बेस्ट लैंग्वेज, कि अगर हम इंग्लिश अच्छी बोलते हैं तो हमें लगता है कि जो अदर लैंग्वेजेस बोल रहे हैं वो पीपल हमसे से कम लोली है, ठीक है। इस तरीके से कई लोग आप देखते होंगे, जैसे कि कॉमन देखा गया है कि थोड़ा सा भी किसी को गुस्सा आता है एजुकेटेड पीपल, वो अंग्रेजी बोलना शुरू कर देता है। वो क्यों शुरू करता है अंग्रेजी बोलना, वो अपने आप को ये दिखाना चाहता है दैट आई एम सुपीरियर फ्रॉम यू, कि मैं जो हूँ तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, वो ये दिखाना चाह रहा है, मतलब सामने वाले को दबाने की कोशिश हो रही है, ठीक है। तो ये देखने की ज्यादा जरूरत है यहाँ पर कि प्रेजुडिस किसी भी लैंग्वेज कल्चर के प्रति ना आए। जैसे कि आप कई बार केसेस में देखा गया कि तमिलनाडु में जैसे कोई भी हिंदी बोलता है तो कई वाले ऑटो वाले उसको मना कर देते हैं, आई हैव एक्सपीरियंस दिस, ठीक है। तो ये गलत है, लेकिन वो इंडिविजुअल है। बट एज ए होल अगर मैं टेम्पल्स में जाता था तमिलनाडु के, या फिर रामेश्वरम में गया था, तो पीपल वर वेरी फ्रेंडली, वेरी फ्रेंडली, ठीक है। नॉट ऑल पीपल लाइक आर लाइक दैट। तो हमें ये देखने की जरूरत है कि मेजोरिटी ऑफ द ओपिनियन क्या कह रहा है, और फिर हमें ये भी देखने की जरूरत है कि क्या क्या उसमें मतलब थे। देखो जैसे हमने फैक्टर्स बताए थे चैलेंजेस, तो वहां पे पॉलिटिकल डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, ठीक है। डिवाइसिव पॉलिटिक्स अगर लैंग्वेज के बेसिस पे हो रही है तो वो रीजन है, उस जो पर्सन है जिसने डिस्क्रिमिनेशन किया वो उसका रीजन नहीं है। वो पर्सन अच्छा है खुद में, ठीक है, वो सेवा कर रहा है, अपना मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है। लेकिन ये देखो कि इन चीजों की वजह से उसके दिमाग में एक खोट आया है। तो इसलिए छठी क्लास की एनसीईआरटी के पहले 2 चैप्टर पढ़ने से, अगर वो छठी पास होता और उसने ढंग से पढ़ा होता, तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता मेरे साथ, ठीक है। कि पीपल रिलीजियस बिलीव एंड द कलर ऑफ देयर स्किन, कि रिलीजियस बिलीव कैसी हैं, कलर ऑफ देयर स्किन, जैसे काले गोरे का जो फर्क है। मैरिजेज में बहुत देखा गया है कि मैं गोरा हूं तो मैं काले से शादी नहीं करूंगा। क्यों नहीं करोगे भाई, ठीक है। क्या उसमें पर्सनैलिटी नहीं है, क्या उसमें सोच नहीं है, क्या उसमें विचार नहीं है, क्या अच्छे नहीं है विचार उसके। फिर द रीजन कम फ्रॉम, दे कम फ्रॉम, द एक्सेंट दे स्पीक इन, द क्लोथ्स दे वियर, तो उससे भी काफी जज किया जाता है, क्लोथ से भी काफी जज किया जाता है। जैसे कि आजकल मॉडर्न वुमन है, ठीक है, वो जो है वेस्टर्न क्लोथ पहनना पसंद करती है। तो कई लोग क्या है उनको जज करते हैं कि वो किस तरीके से मॉडर्न है, ठीक है। और जो मॉडर्न वुमन है वो ओल्ड जो लेडीज हैं, जो रेगुलरली साड़ीज वियर करती हैं, सूट्स वियर करती हैं, उनको जज करती हैं कि कितनी दबी कुचली है। तो दोनों तरीके से ही गलत है, ठीक है। वी में इवन एक्ट एंड इन ए वे एंड हर्ट देम, ठीक है। अगर हम कमेंट कर देते हैं तो इससे हर्ट हो जाता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, आपने रील देखी होगी मेट्रो की, दिल्ली मेट्रो की। तो उसमें एक लेडी होती है हरियाणा की, वो थोड़ी मिडिल एज्ड होती है, और वो प्रॉपरली कल्चर्ड होती है कि सूट पहना है, सर पे पल्ला डाला हुआ है, इस तरीके का। और एक लड़की है
वो जो है शॉर्ट कपड़े पहनी हुई है, ठीक है, और वो थोड़ा मेकअप वेकअप करके है। तो ये वाली लेडी जो है, जो इस हरियाणा की लेडी है, वो इसको काफी ज्यादा डांट रही है और स्कोल्ड कर रही है कि क्या कल्चर बना रखा है, ये कर रखा है, वो कर रखा है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि ये वाली लेडी इतना हर्ट हो जाती है कि वो रोने लग जाती है। तो इससे क्या है कि अगर हमारे पास डिफरेंस है, रिलीजियस कल्चर क्लोथिंग में डिफरेंस है, तो हमें ना उसको टॉलरेट करने की जरूरत है, उसको एक्सप्रेस करके सामने वाले को हर्ट फील नहीं कराने की जरूरत है। अब इसमें देखो कितना अच्छा एग्जांपल दे रखा है कि बी आर अम्बेडकर का एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, कि बी आर अम्बेडकर जब छोटे थे तो वो स्टेशन पे गए थे, ठीक है, अपने फादर से मिलने के लिए, ठीक है, मतलब जा रहे थे, ट्रेन में जाना था उनको। तो बुलक कार्ट वाला जो था, उन्होंने मना कर दिया उनको चढ़ाने से कि हम बुलक कार्ट में आपको नहीं चढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि आप छोटी जाति से हो, महार जाति से हो, ठीक है। अब वो स्टेशन मास्टर के पास गए, स्टेशन मास्टर के पास गए तो स्टेशन मास्टर ने फर्स्ट लुक में तो बोला कि अच्छे खासे क्लीन दिख रहे हो और अच्छे कपड़े पहने हुए हो, तो उन्हें लगा कि ब्राह्मण के लोग हैं ये, मतलब ब्राह्मण कम्युनिटी के लोग हैं। अच्छे से बात करी, तो फिर स्टेशन मास्टर ने पूछ ही लिया कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो बातों में बी आर अम्बेडकर ने बोल दिया कि हम महार जाति के हैं। तो फिर स्टेशन मास्टर का चेहरा उतर गया। स्टेशन मास्टर ने बोला कि आप थोड़ा वेट करो। फिर उन्होंने वेट किया। फिर स्टेशन मास्टर ने बोला कि अगर ट्रेन में तो नहीं बैठ पाओगे, आप बुलक कार्ट ले लो। स्टेशन मास्टर ने हेल्प भी करी उनकी बुलक कार्ट लेने में, लेकिन बुलक कार्ट में 2 गुना ज्यादा दाम देने के बाद भी बुलक कार्ट वाले ने उनको बिठाया नहीं अपने बुलक कार्ट पे, ठीक है। तो ये शो करता है कि कितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन एक हो सकता है। अब बताओ बी आर अम्बेडकर को कितना हर्ट हुआ होगा, वो बच्चे थे उस टाइम पे, ठीक है, और अच्छे से एजुकेटेड थे, वेल बिहेव्ड थे, उसके बाद भी उनको जस्ट बिकॉज ऑफ हिज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ा। तो एक स्टोरी है, आजकल इस तरह की स्टोरी नहीं मिलेंगी, लेकिन हमारा समाज डेवलप हो रहा है, लेकिन कुछ कुछ स्टोरी आज भी मिल जाती हैं, जैसे कि शादी के बाद घोड़े पे नहीं बैठने दिया जाता है दलित दूल्हे को, ठीक है। इस तरह की स्टोरी आपको सुनने को मिल जाएगी कहीं ना कहीं। तो ये बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, इस तरह का नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो पावर स्ट्रगल है बिटवीन डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कम्युनिटीज, इट इज बेसिकली रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब प्रेजुडिस की बात आई, ठीक है, प्रेजुडिस के बाद आया स्टीरियोटाइप, ठीक है। स्टीरियोटाइप का क्या मतलब है कि प्रेजुडिस तो एक कल्चर से हो सकती है, स्टीरियोटाइप का मतलब यह है कि एवरी पीपल ऑफ दैट कल्चर इज डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, कि हर एक के बारे में ये सोच लो, ठीक है। अगर आपकी सोच है कि हिंदू जो है वो कायर होता है, जैसे कि बोला जाता है कि कम्युनिटीज में कायर होता है, तो इज एवरी हिंदू है कायर? सिमिलरली मुस्लिम्स के लिए बोला जाता है कट्टर होते हैं, तो इज एवरी मुस्लिम कट्टर? ठीक है, तो ये दोनों ही गलत है, ठीक है। तो ये देखा जाता है कि स्टीरियोटाइप कि हर पर्सन, उस कम्युनिटी के हर पर्सन को हम एक नजरिए से देखें, एक लेंस से देखें, तो चश्मा हमें उतारने की जरूरत है, ठीक है। तो स्टीरियोटाइप ऐसे होता है कि जैसे यहाँ पे बताया गया कि बॉय गर्ल में स्टीरियोटाइप होता है कि लड़का अगर रो रहा है तो उसको बोला जाता है बचपन से ही कि रो क्यों रहे हो, लड़के होके भी रो रहे हो, ठीक है। गर्ल अगर रोती है तो बोला जाता है इट्स ओके, यू आर अ गर्ल बिकॉज यू आर क्राइंग, ठीक है, लड़कियां तो रोती हैं। तो ये हमारा स्टीरियोटाइप है, ये बन गया है। तो ऐसा नहीं है कि क्या वुमन स्ट्रांग नहीं हो सकती इमोशनली, ठीक है, क्या बॉय इमोशनली वीक नहीं हो सकता? तो अब यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो हमारे कल्चरल सिग्निफिकेंस होते हैं ना, जो कल्चरल पार्टिसिपेशन होता है, फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें भी ये कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइप प्रेजुडिस डाली गई है, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कल्चर ने डाली है तो हम कल्चर को ही दरकिनार कर देंगे, कल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये जो स्टीरियोटाइप्स डाली गई हैं, इनकी भी कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी यूटिलिटी आ सकती है लाइफ में, कि अगर कोई स्ट्रांग ना हो, अगर बॉय गर्ल है और वो दोनों ही रोने लग जाए तो देश कैसे चलेगा फिर, ठीक है। तो किसी ना किसी को स्ट्रांग होना पड़ेगा। अगर दोनों ही, अगर बिल्कुल ही इमोशनलेस हो जाएं, ठीक है, स्ट्रांग बन जाएं, तो फिर जस्टिस की बात कौन करेगा, एथिक्स की बात कौन करेगा, ठीक है। तो दोनों ही एनर्जी, हमारी मस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी दोनों ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ये देखने वाली बात है। आपने मॉडर्न जो कंसेप्ट पढ़े होंगे कि फेमिनिज्म का कंसेप्ट पढ़ा होगा आपने, फिर एमजी टाउ मूवमेंट चल रहा है, तो उसके बारे में भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि मेल फीमेल आर इक्वल इंडिविजुअल, ठीक है। ए मेल कैन बी फेमिनाइन, ए फीमेल कैन बी मस्कुलिन, लेकिन दैट डजंट चेंज देयर जेंडर्स, ठीक है। जो बायोलॉजिकल जेंडर है वो तो रहेगा, लेकिन फेमिनिनिटी और मस्कुलिनिटी ये वेरी करती हैं। जैसे अर्धनारीश्वर वाला कंसेप्ट है हिंदुइज्म में, शिव भगवान में, तो उसमें बोला गया है कि वो इमोशनल भी हैं,
कि शिव जी के कितनी इमोशनल स्टेट्स हैं, लेकिन वो स्ट्रांग भी हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही आपको कल्चर में लेके चलना पड़ेगा कि फेमिनिटी और मैस्कुलिनिटी आर अ पार्ट ऑफ इंडिविजुअल, इज नॉट ए पार्ट ऑफ जेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे ये लर्निंग मिलती है यहाँ से। अब यहाँ पे बताया गया है कि डिफरेंस में, कि जैसे चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड है, कोई मोटा है, कोई छोटा है, किसी की आंख खराब है, ठीक है, किसी का हाथ खराब है, तो उस पर कितना ज्यादा जो है बचपन में बोला जाता है उसके बारे में। लेकिन आपने देखा होगा कि उस पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है बचपन में, जो उस पर टॉन्ट कसे जाते हैं, क्या जैसे वो बड़ा होता है 12th में आता है तो उस पर क्या टॉन्ट कसे जाते हैं? नहीं कसे जाते। क्यों नहीं कसे जाते? क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो एजुकेटेड हो जाते हैं, कि छठी सातवीं आठवीं की एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आगे निकलते हैं, तो इसलिए टॉन्ट नहीं कसे जाते, क्योंकि उन्हें समझ में आता है कि एवरी पर्सन इज डिफरेंट, एवरी लाइफ इज डिफरेंट, ही हैज समथिंग। जैसे स्टीफन हॉकिंस का आप एग्जांपल ले सकते हैं कि ही वाज द वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन एवर लिव्ड। ठीक है, बट ही वाज डिसेबल्ड, ही वाज स्पेशली एबल्ड। ठीक है, डिसेबल्ड नहीं बोलेंगे, स्पेशली एबल्ड बोलेंगे, कि उनका दिमाग ही इतना काम करता था कि उन्हें पूरे शरीर की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, और पूरी दुनिया को उन्होंने कई सारे पर्सपेक्टिव दिए और साइंस की दुनिया में दुनिया को बहुत आगे बढ़ाया। ठीक है, तो आप इस तरीके से ले सकते हैं दैट एवरी पर्सन इज सेम। तो वही स्टीरियोटाइप है कि एक तरीके का अपना परसेप्शन बना लेना और सारे पर्सन को, उस कम्युनिटी को वही हम सोच लेना, तो ये गलत है। ठीक है, और इसी को स्टीरियोटाइप बोलते हैं। कि जैसे आप ये देखोगे कि सेक्स बेसिस पे स्टीरियोटाइप होता है, कंट्री बेसिस पे स्टीरियोटाइप होता है, ठीक है, रेस बेसिस पे स्टीरियोटाइप होता है, स्टिंजी, लेजी, क्रिमिनल, डम टाइप के स्टीरियोटाइप्स आप यूज कर सकते हो। जैसे कि हमें वेस्टर्न कंट्रीज में है, इनफिडेलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये स्टीरियोटाइप है, बट इज एवरी पर्सन इनफिडेल देयर? हमने जो देखा है सोशल मीडिया पे उस पे हम जज कर रहे हैं, लेकिन क्या रियलिटी में ऐसा है? क्या वहाँ मैरिज काम नहीं कर रही है? क्या वहाँ कपल्स नहीं रहते? ठीक है, सिमिलरली इंडियंस के बारे में क्या स्टीरियोटाइप है? स्लमडॉग मिलियनेयर आप सबने देखी होगी, तो वेस्ट वाले इंडिया के बारे में क्या स्टीरियोटाइप रखते हैं? कि गंदे रहते हैं, कचड़े रहते हैं, मेहनत नहीं करते, ठीक है, और लोली पीपल है। तो अभी भी ये स्टीरियोटाइप चल रही है। कि जैसे आपने देखा होगा जब चंद्रयान लॉन्च हुआ था, तो कैसे एक मीम बना था। ठीक है, मीम ये बना था कि स्पेस क्लब है और बाहर इंडियन जो है गेट खटखटा रहा है वो लुंगी पहन के, इस तरीके का मीम बना था। तो ये स्टीरियोटाइप दर्शाता है सीरियसली। ठीक है, तो कंट्री बेसिस पे भी स्टीरियोटाइप हो सकता है, तो वो भी देखने वाली जरूरत है। फिर इससे हमारी इनइक्वालिटी बनती है, डिस्क्रिमिनेशन बनता है। ठीक है, कि जैसे कोई प्राइवेट फर्म है, ठीक है, वो अपर क्लास का पीपल चला रहा है, ठीक है, तो लो क्लास का अगर जॉब सीकर जाता है उसमें, तो उसको उसको जज करता है वो, कि क्या ये मेरी फर्म में सूट करने के लायक है कि नहीं है। आप देखोगे कि इंग्लिश जो है इतनी ज्यादा प्रेवलेंट है, आप आईटी जॉब में हिंदी में इंटरव्यू दोगे तो क्या आपका सिलेक्शन होगा? तो क्या है वो? क्या उसको कोडिंग नहीं आती है जो हिंदी बोलता है, या फिर कोई रीजनल लैंग्वेज बोलता है, कोई इसको कोडिंग नहीं आती है? आई नो मैनी पीपल हु आर फ्रॉम लाइक लिंग्विस्ट वर्नाक्युलर बैकग्राउंड, दे आर लाइक एक्सीलेंट कोडर्स, लेकिन उनको जॉब नहीं मिलती है। एक नॉर्मल पर्सन जो कि इंग्लिश बोलता है, अच्छी फैमिली से है, ठीक है, और उसको इतनी ज्यादा कोडिंग की नॉलेज भी नहीं है, लेकिन उसको भी जॉब मिल जाती है। लोग कहते हैं सीख लेगा आगे जाके, लेकिन जो सीखा सिखाया उसको जॉब नहीं देते, बिकॉज ही डजंट फिट इनटू दैट कम्युनिटी। यहाँ पे एक गेटेड कम्युनिटी का भी कंसेप्ट आ जाता है। ठीक है, गेटेड कम्युनिटी का कंसेप्ट आ जाता है कि आजकल अर्बन एरियाज में आपने देखा होगा कि अर्बन एरिया, विद इन अर्बन एरियाज भी डिफरेंस है। कि एक कच्ची कॉलोनी में रह रहा है आदमी, ठीक है, मतलब अनऑर्गेनाइज्ड कॉलोनी में रह रहा है, एक आदमी गेटेड कम्युनिटी में रह रहा है, प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड है और सारे उसके सिस्टम है, म्यूनिसिपैलिटी। अब जो अनऑर्गेनाइज्ड है उसमें क्या म्यूनिसिपैलिटी काम करती है? वाटर पाइपलाइन है? नहीं। लेकिन गेटेड कम्युनिटी में सारी वाटर पाइपलाइंस हैं, सारी गैस पाइपलाइन काम करती है। ठीक है, तो ये अपने को, जो यहाँ के पीपल हैं उनको जो है स्टे नहीं करने देते, मतलब मूवमेंट नहीं करने देते एक जगह से दूसरी जगह पे। गार्ड्स बैठे रहते हैं गेटेड कम्युनिटी पे, तो क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? इनइक्वालिटी हो सकती है, सेफ्टी हो सकती है, बट दैट डजंट लीड टू डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, आप जज नहीं कर सकते किसी को। ऐसे ही आपने देखा होगा कि अभी बेंगलुरु मेट्रो का एग्जांपल था, बेंगलुरु मेट्रो में क्या हुआ कि एक बूढ़ा आदमी, ठीक है, और वो फार्मर था, ठीक है, वो अपने सर पे जो है सामान लेके जा रहा था, उसको घुसने नहीं दिया। क्यों? कि मेट्रो हमारी एसी है और आप घुसोगे तो बदबू आएगी। तो कितना बड़ा डिस्क्रिमिनेशन है। आप बताओ, वो जो आदमी है वो डेली अपनी मेहनत करके अपना जो रोजी रोटी कमा रहा है, उसके दिल पे क्या बीतेगी? सोचने वाली बात है कि नहीं है? तो ये सारे एग्जांपल्स जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये आप डायरेक्टली कोट कर सकते हैं अपने आंसर्स में। बहुत ही सिंपल है,
और इनको ऐसे में तो आप दबा के कोट करेंगे, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे डिस्क्रिमिनेशन के, ठीक है। अब फिर इक्वलिटी की स्ट्राइविंग हुई कि जैसे डिस्क्रिमिनेशन हमारा था, अभी भी है कहीं ना कहीं, ठीक है, आप उसको करंट रेलेवेंस में देख सकते हैं। तो हमने देखा कि हम इक्वलिटी लाए कैसे, कि एक तो हमारा जो नेशनल मूवमेंट था, इंडिपेंडेंस मूवमेंट, उसमें सारी कम्युनिटी साथ में आई थी, और जो पावर स्ट्रगल था उसमें विजनरीज थे जिन्होंने सबको इक्वलिटी का स्टेटस दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। सारे विजनरीज के आप नाम ले सकते हो, महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ठीक है। तो ये 4-5 नाम तो काफी है ही है, ठीक है। फिर जो एक नेशनल आइडेंटिटी को बनाना चाहते थे, वीडी सावरकर, जो आजकल चल रहे हैं, उनकी मूवी भी आई है, उनको भी आप कोट कर सकते हो, ठीक है। अब ये बताया गया कि जैसे नेशनल मूवमेंट में पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स दे फॉट टू रिलीज देमसेल्फ फ्रॉम द ग्रास्प ऑफ मनी लेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी, हमारी जो क्लास इनइक्वालिटी है वो टूटी जब फाइट हुई, ठीक है। फिर गवर्नमेंट, जब हमारी आजादी हुई तो उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट जॉब सबके लिए अलाउ कर दी। पहले कुछ कम्युनिटीज के लिए अलाउ करी हुई थी अंग्रेजों ने, ठीक है। फिर एवरीबडी शुड हैव इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी, सबको जो है एक समान अधिकार दिया। अनटचेबिलिटी को क्राइम बना दिया, ठीक है। फिर हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस बहुत सारी दो दो हैं, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है। सेंटर की स्टेट्स को राइट दिया कि आप जो है अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज, अपनी रीजनल लैंग्वेज कर सकते हो, ठीक है। और जो भी हमारा संसद है उसमें किसी भी लैंग्वेज में आप अभिभाषण दे सकते हो अपना, ठीक है। तो ये हमारी इक्वलिटी की नींव रखी गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट फ्रॉम आर्टिकल 14 टू 35 जितने भी हैं, ठीक है, उसमें इक्वलिटी की नींव रखी गई और कल्चरल डाइवर्सिटी की नींव रखी गई, ठीक है। तो ये इस चैप्टर का लॉजिक है। अब इससे क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन ए स्टीरियोटाइप दैट गर्ल्स आर ए बर्डन ऑन देयर पेरेंट्स अफेक्ट द लाइफ ऑफ ए डॉटर। आप ये खुद लिखो कि स्टीरियोटाइप, लड़कियों के साथ जो बच्चियों के साथ स्टीरियोटाइप करी जाती है, ठीक है, कि वो अपने पेरेंट्स पे बर्डन है, तो उनके साथ फिर क्या बीतती है। और फिर इमेजिन दिस सिचुएशन एंड लिस्ट एटलीस्ट 5 डिफरेंट इफेक्ट्स दैट स्टीरियोटाइप कैन हैव ऑन द वे डॉटर गेट ट्रीटेड इन द हाउस, कि उसके साथ डॉटर के साथ क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, लड़की के साथ क्या ट्रीटमेंट हो रहा है, उस स्टीरियोटाइप की वजह से उसको लिस्ट डाउन करो। अब ये एथिक्स का एक क्लासिक क्वेश्चन है, ये आ सकता है, ठीक है। या फिर इसी के मतलब रेलेवेंस में एक क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे जो इंटॉलरेंस सोसाइटी में हो रही है उसको हम कैसे रोकोगे। तो सिमिलर काइंड ऑफ पॉइंट्स आप दे सकते हो उसमें भी, ठीक है। हम इसका आंसर देखते हैं। पहले तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने किस लाइक व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से विद रिगार्ड टू इक्वलिटी। इक्वलिटी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैसे प्रोटेक्ट करता है। व्हाई डू यू थिंक दैट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द पीपल टू बी इक्वल, कि हर आदमी को इक्वल होने की जरूरत ही क्यों है, ठीक है। तो हम इसमें बोलेंगे कि जितने भी हम एग्जांपल्स देंगे, आर्टिकल्स देंगे, कि जो जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे बता रखे हैं, और उसको प्रूव करेंगे कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने इक्वलिटी को प्रमोट किया है, ठीक है। और इंपॉर्टेंस ऑफ इक्वलिटी जो है उसको सेकंड पार्ट में हम देंगे, कि जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनस्टाइन्स इक्वलिटी एज ए फंडामेंटल राइट, ठीक है। अब कैसे फंडामेंटल राइट, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ मतलब हर कास्ट को, रिलीजन को, जेंडर को, सोशल स्टेटस कैसा भी हो, लेकिन सब इक्वल है। अब इसका एग्जांपल क्या दे सकते हो, जैसे जमींदारी सिस्टम को एबोलिश किया गया, ठीक है, लैंडलॉर्ड्स को हटाया गया, एक एग्जांपल देके आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो, सब्सटेंशिएट कर सकते हो। फिर आर्टिकल 15 आ गया कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि दिस आर्टिकल प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, ठीक है, आर्टिकल 15 का बताया गया। इसका एग्जांपल क्या दे सकते हो, जैसे रिजर्वेशन सिस्टम है। अब इससे डिस्क्रिमिनेशन कम हो रहा है हमारा, क्योंकि ऑलरेडी जितना गैप था बिटवीन टू कम्युनिटीज में, इनको ब्रिज करने की कोशिश करी गई थ्रू रिजर्वेशन सिस्टम। ये कुछ हद तक ब्रिज हुआ है यहाँ तक, लेकिन अभी भी पूरा नहीं हुआ है, तो कुछ दिन और चलना चाहिए ये, ठीक है। पूरा नहीं हुआ है अभी भी, ठीक है। वी स्टिल फाइंड मैनी पीपल फ्रॉम कास्ट बैकग्राउंड्स, ठीक है, scheduled caste and scheduled tribes to be living in their villages not utilizing the fruits of reservation basically, ठीक है। तो जब तक हर पेनिट्रेट नहीं होता ये हर कम्युनिटी में, तो जब तक हमें रिजर्वेशन पॉलिसी चलाने की जरूरत है। लेकिन हाँ, इसमें रिफॉर्म की जरूरत है, कि जिन्होंने रिजर्वेशन ले लिया है और वो क्लास उनकी इंप्रूव हो चुकी है, वो अभी उस तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें फिर लेट गो कर देना चाहिए अपना रिजर्वेशन उन कम्युनिटीज के लिए, उन पर्संस के लिए जो जिन्होंने अभी तक फ्रूट्स ऑफ रिजर्वेशन एंजॉय नहीं किया है। तो रिफॉर्म की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है, ठीक है। फिर
इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16। ठीक है, अब इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे यूपीएससी एग्जामिनेशन में हमें रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है, और इक्वल अपॉर्चुनिटी है, एवरी पर्सन कैन अप्लाई। फिर इक्वलिटी हमारी जरूरत थी क्यों, ये सेकंड पार्ट है। जैसे इसमें कई सारे आर्गुमेंट्स दे रखे हैं, सोशल जस्टिस हमारा एक आर्गुमेंट है, सोशल जस्टिस होनी चाहिए, फिर डिग्निटी एंड सेल्फ वर्थ होनी चाहिए। इसके एग्जांपल एक्सप्लेनेशन आप दे रखी है यहाँ पर, मैं इस पीडीएफ को जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप देख लेना, ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हो। तो हर क्लास के बाद मैं इस तरीके की पीडीएफ दूंगा जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे, हर चैप्टर की जो भी लर्निंग है आप इसमें डाल सकते हो। कि हमने यहाँ पे एनसीईआरटी ही नहीं पढ़ी, हम एनसीईआरटी से लर्न करके एक प्रैक्टिकल अप्लाइड अप्रोच अपना रहे हैं, ताकि हम आंसर कर सकें क्वेश्चंस को, जो कि हमारा मेन पर्पस है, ठीक है, यूपीएससी क्लियर करने के लिए। फिर इकोनॉमिक ग्रोथ है हमारी, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी इक्वलिटी, क्योंकि अगर इक्वलिटी नहीं रहेगी, ठीक है, तो देयर विल बी राइट्स, देयर विल बी लाइक वायलेंस, तो वो हम नहीं चाहते हैं। तो सब एकजुट रहेंगे, एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखेंगे, जब भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। फिर नेशनल इंटीग्रेशन भी हमारा इक्वलिटी से आता है, कि हर पर्सन को लगना चाहिए कि मेरा एक वॉइस है इस देश में, ठीक है। फिर इसका कंक्लूजन लिखेंगे कि हम इक्वलिटी का प्रिंसिपल को अपहोल्ड करके ही अपनी सोसाइटी को आगे बढ़ा सकते हैं, और हर आदमी को इक्वल लाइक अपॉर्चुनिटी टू थ्राइव दे सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन था, हाउ कैन ए स्टीरियोटाइप दैट ए गर्ल्स आर ए बर्डन ऑन देयर पेरेंट्स अफेक्ट लाइफ ऑफ ए डॉटर, इमेजिन दिस सिचुएशन, लिस्ट एटलीस्ट 5 डिफरेंट इफेक्ट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डॉटर की लाइफ को इम्पैक्ट करता है, और उससे क्या हमारी लर्निंग होती है, उसको हम प्रूव करेंगे। जैसे एजुकेशन अपॉर्चुनिटी हमारी लिमिटेड हो जाती है, कि मेल को ज्यादा एजुकेशन दी जाती है, क्योंकि उसके बारे में ये जाना जाता है कि वो जो है फैमिली का अर्नर बनेगा। वुमन को एक तरीके से लाइबिलिटी देखा जाता है, अनइक्वल ट्रीटमेंट मिलती है, ठीक है, बर्डन होता है एक, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल में दे सकते हो, जैसे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हमारा हायर एजुकेशन में लड़कियों का बस 35% है, और बॉयज का 45% है, ठीक है, 10% ज्यादा है। लेकिन आप स्कूल्स में देखोगे तो गर्ल्स हमारी जो है ज्यादा नंबर लेके आ रही है, ठीक है। तो आप ये देखो कि यहीं पे डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है सबसे पहले, कि पढ़ाई नहीं करने दिया जाता हायर एजुकेशन। फिर अनइक्वल एक्सेस टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर, बॉयज को जो है ज्यादा न्यूट्रिशन दिया जाता है, ठीक है, कि एडुकेट न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, और गर्ल्स को लास्ट में खाने को दिया जाता है, तो प्रोटीन रिच फूड नहीं मिलता है, ठीक है। अब इससे क्या कह सकते हो आप, स्क्यूड चाइल्ड सेक्स रेशियो भी देख सकते हो, कि हमारी गर्ल्स कम है, बॉयज ज्यादा हैं, क्योंकि जो हमारी मदर्स हैं वो इतनी अंडर नरिश्ड होती हैं, ठीक है, तो उनकी संख्या फिर कम हो जाती है। फिर फीमेल फिटिसाइड का भी इशू है, तो जैसे गर्ल बॉर्न हुई, ठीक है, तो उसका फीमेल फिटिसाइड का इशू रहता है। फिर उसके बाद न्यूट्रिशन का इशू रहता है, ठीक है। फिर उसमें जो है सिक्योरिटी का इशू रहता है, जैसे भी बड़ी होती जाती है, ठीक है। फिर उसमें एजुकेशन, हायर एजुकेशन नहीं मिलती है उसको प्रॉपर, ठीक है। फिर उसके बाद मैरिज के बाद डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, कि डबल बर्डन आता है, अगर वर्किंग है तो डबल बर्डन आता है, नॉन वर्किंग है तो वैसे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, दैट यू आर नॉट प्रॉपरली कंट्रीब्यूटिंग टू द फैमिली, ठीक है। उसके बाद जब चाइल्ड हो जाते हैं तो उसमें बर्डन आता है बहुत ज्यादा, कि किसी पर प्रेफरेंस है, जैसे मेल सेक्स प्रेफरेंस है ना, तो अगर फीमेल हो गई तो फिर उसको बर्डन झेलना पड़ता है, ठीक है। ओल्ड एज में भी कई सारे आते हैं बर्डन, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, जब तक पति कमा रहा है जब तक चलेगा, तो इतने सारे इश्यूज आते हैं वुमन के लिए, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज आप लिस्ट कर सकते हैं, एंड दीज इश्यूज आर बिकॉज ऑफ दिस स्टीरियोटाइप्स, ठीक है। इकोनॉमिक प्रेशर है, ठीक है, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट है, बस उसके बाद भी चाइल्ड मैरिज होती है, ठीक है, क्योंकि सामाजिक डर रहता है कि कहीं नाम ना खराब हो जाए। फिर इंक्रीज डोमेस्टिक वर्क बर्डन है, ठीक है, कि डोमेस्टिक वर्क बर्डन ये है कि सारे रोल्स जो है फैमिली के वुमन के पास है, ठीक है, वो गलत नहीं है बात, लेकिन उसकी सिक्योरिटी प्रॉपर रेस्पेक्ट नहीं मिलती, कि एक वुमन है, ही इज अ फुल टाइम, शी इज अ फुल टाइम वर्कर, वो पेरेंट्स की देखभाल कर रही है, वो चिल्ड्रन की देखभाल कर रही है, वो खाना बना रही है, कुकिंग कर रही है, वो क्लीनिंग कर रही है, ठीक है। तो अगर ये प्रॉपर वर्क देखा जाए तो इट्स अ ह्यूज वर्क। जो मेल की सैलरी का है वो 40-50% तो वुमन को जाना चाहिए, लेकिन कितना मेल कंट्रीब्यूट करते हैं, जो भी हाउस वाइफ है उनकी अर्निंग में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, तो ये कितना बड़ा सिस्टम खराब है, ठीक है। फिर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है, कि लो सेल्फ एस्टीम, कि हम क्या इतने लायक हैं, क्या इतने लायक नहीं है। शुरू से क्या है कि न्यूट्रिशन कम मिले, एजुकेशन कम मिली है, ठीक है, और ऊपर से बोला जाता है कि तुम उतना ज्यादा काबिल नहीं हो, तो उनकी लो सेल्फ एस्टीम हो जाती है, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। तो ये देखा जाता है, तो हमें इसे रिमूव करने की जरूरत है, और ये एजुकेशन से ही आएगा।
फिर इरेडिकेशन द बर्डन स्टीरियोटाइप रिक्वायर्स अ मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच, कि बहुत सारी हमें अप्रोच लगानी पड़ेंगी, यहाँ पे सॉल्यूशन देंगे हम कंक्लूजन में, कि गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए, इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट करना चाहिए, सोशल अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीजों को करके हम जो प्रोडक्टिव सोसाइटी है उसको एक बिल्ड कर सकते हैं, इक्वलिटी हम ला सकते हैं, जैसे हमने देखा था इक्वलिटी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज में डायरेक्ट लिंकेज है। आप जितने भी नेशंस देख लो जहां पे इक्वलिटी प्रोफेस करी जाती है वो सारे डेवलप्ड मिलेंगे आपको, डेवलप्ड नेशन में इक्वलिटी मिलेगी, और जो भी इनइक्वलिटी है वो डेवलप्ड नेशन नहीं कहलाएगा, ठीक है। जैसे आप पाकिस्तान का एग्जांपल ले लो, वहां पे कितना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है अदर कम्युनिटीज के लिए, फेल कर रहा है। कंट्रास्ट में आप यूएई का एग्जांपल ले लो, वो कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट कर रहा है तो बूस्ट कर रहा है ना। वहाँ वेस्टर्न लोग बीचेस में आके अपने तरह के क्लोथ्स पहन सकते हैं यूएई में, ठीक है, कुछ बीचेस में। तो आप ये देखो कि कितना ज्यादा टॉलरेंस डेवलप कर लिया यूएई में और कितना ज्यादा आगे बढ़ रहा है। अब सऊदी अरेबिया भी जो है वो टॉलरेंट होता जा रहा है, वो भी आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो इंटॉलरेंट नेशंस होते जा रहे हैं वो नीचे जा रहे हैं, आप ये देखो, ठीक है। चाइना में देखो, पहले कितनी ज्यादा जो है डिस्क्रिमिनेशन होता था बिटवीन कम्युनिटीज, लेकिन अब उसने जो है कम्युनिस्ट कल्चर ने थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन कम किया है। उसके बाद देखो कितना तेजी से बूस्ट किया है, एजुकेशन को प्रमोट किया है, गर्ल्स और मेल और फीमेल जो है चाइना में वो प्रॉपर इक्वली वर्क कर रहे हैं। आप जैसे रोड पे जाओगे ना, यहाँ इंडिया में क्या मिलेगा आपको, इंडिया में जो है 80% मेल मिलेंगे रोड पे और 20% फीमेल मिलेंगी, लेकिन चाइना में आपको इक्वल रेशियो लगभग मिलेगा, 50-50 का मिलेगा। आप वहाँ यहाँ पे आप शॉपकीपर के पास जाते हो इंडिया में, कितने शॉपकीपर आपको फीमेल्स मिलती हैं, नॉट मोर देन 10%, बट चाइना में जाओगे 50% के आसपास शॉपकीपर्स आपको फीमेल्स मिलेंगी, ठीक है। तो सिमिलरली ये एक जेंडर इक्वलिटी प्रमोट करना भी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज डेवलप करने के लिए। तो ये सारी लर्निंग हमें इस यूनिट 1 से मिलती है एनसीईआरटी के, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज टेल मी हाउ यू हैव लाइक दिस वीडियो, और मैंने कैसा पढ़ाया कैसा नहीं पढ़ाया वो आप बताएं, ठीक है। एंड आई थिंक आई हैव डन लाइक गुड, और आप अपना रिव्यूज दें, अगर मेरे को कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत है तो आप कमेंट्स में लिख के मेरे को बताएं। थैंक यू ऑल।